नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवा करती है फिर भी मुखालफत मेरी। आज शख्सियत के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में एक अजीम फ़नकार, एक अजीम कलमकार हमारे दरमियान में आपसे मैं रूबरू कराऊँगा। उनका मैं तारुफ़ कैसे कराऊँ, एक बेहतरीन इंग्लिश के लेक्चरार के रूप में कराऊँ या एक बेहतरीन निज़ामत नाज़िम के रूप में कराऊँ या मैं एक बेहतर इंसान के रूप में कराऊँ या कौमी या मिल्लत का दर्द रखने वाले एक इंसान के रूप में उनका कराऊँ या चेयरपर्सन, एक्स चेयरपर्सन मदरसा बोर्ड की हैसियत से कराऊँ। मेरी मुराद है अनवर जलाल पूरी साहब का उनका तारुफ़ कराना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन आज हमारे बीच और आपके रूबरू अनवर जलाल पूरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अनवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये शायरी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ऐसा है इरशाद भाई, ये सारे मामलात जो है ज़मीन और आसमान के रिश्ते कितने मजबूत हैं उससे इसका ताल्लुक़ है। असमें इस तरह की चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो दियत इलाही जिसे उर्दू में कहते हैं, ईश्वरी देन। तो शायरी जो है ये दरअसल खुदा की तरफ से एक सलाहियत होती है जो पैदाइशी तौर पर मिल जाती है। तो उस पर सिर्फ़ ऊपर वाले ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए और किसी का नहीं। उस सलाहियत पर जो शायरी करने की सलाहियत है, उस पर जो जला है, उसमें जो चमक आती है, वो ख़ानदानी बैकग्राउंड से, पस मंज़र से आती है। वालिदैन ने किस तरह परवरिश की है उससे आती है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है उससे उस पर चमक आती है। हमारी तालीम किस अंदाज़ की हुई है, हमारे असातिज़ा जो है वो किस मिजाज के रहे हैं, उन सारी बातों का असर जो है तालिब इल्म जो बच्चे से लेकर के बालिग होता है, ये पूरी उम्र पर इन सारी बातों का असर पड़ता रहता है। लेकिन शायरी की जो सलाहियत है वो गॉड गिफ्टेड है, खुदा की देन है, वो दियत इलाही है। तो पहला शेर आपने या पहली गज़ल कब और किस सन में लिखी? देखिए, मैं बहुत कम उम्री से मैंने शेर कहना शुरू किया। मुझे याद है मेरी ये गज़ल सन 60 में दिल्ली के एक सरवर तौसवी साहब थे, वो एक पर्चा निकालते थे, इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें छपी थी। तो इसका मतलब ये है कि मेरी शायरी की उम्र 55 बरस हो रही है। तो वैसे मेरी उम्र इस वक्त 69 है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 13-14 साल या 12-13 साल की उम्र से ही शायरी करना शुरू कर दिया था। और ज़ाहिर इतनी कम उम्र से अगर कोई एक तरह की प्रतिभा या सलाहियत उभर करके आती है तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाले का करम है, उसी की देन है कि वो तो मूसा भी आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई थी। तो लेकिन ये बताइए, आप अंग्रेज़ी के लेक्चरार, अंग्रेज़ी के तालिब इल्म, रुझान उधर, रोज़ी रोटी का सिलसिला उधर, लेकिन शायरी के लिए आपने उर्दू ज़बान को ही क्यों चुना? आप अंग्रेज़ी को भी सुन सकते थे। बिल्कुल सही आपका ये सवाल है, लेकिन ये सवाल बड़ा पेचीदा है, इसलिए कि कोई आदमी चाहे अंग्रेज़ी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, कोई भी ज़बान पढ़े, मगर अपनी मादरी ज़बान जो माँ के दूध के साथ जो ज़बान मिलती है उससे वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाता। असमें होता यह है कि हमारी सोच जो है हमारी मादरी ज़बान ही में आती है, जो सोच पैदा होती है वो उसी में आती है। या तो फिर वालिदैन ये करें कि बच्चे को 3 बरस की उम्र ही से अंग्रेज़ी मीडियम में ढाल दें, तब उसकी सोच जो है वो उस तरफ से पैदा होगी। लेकिन ये है कि अगर हम अंग्रेज़ी मीडियम के नहीं पढ़े हैं, उर्दू या हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, तो हमारी मादरी ज़बान सारी उम्र हमारा साथ नहीं छोड़ेगी और हम उसका साथ
نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ کوئی شخص انگریزی کا آدمی ہے، ہندی کا ہے، سنسکرت کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اس طرح اپنی مادری زبان سے رشتہ توڑتے رہیں گے۔ کوئی آدمی فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، اس کی سوچ ادھر بن جائے گی۔ لیکن یہ بھی ایک نظام قدرت ہے کہ مادری زبان جو ہے اس سے اپنے کو الگ نہیں کر پاتا۔ میں تو آپ کی دعا سے امریکہ بھی کئی بار جا چکا ہوں، انگلینڈ بھی جا چکا ہوں، اور گلف کے سارے کنٹریز بھی جا چکا ہوں، پاکستان بھی جا چکا ہوں۔ میں نے امریکہ میں دیکھا کہ لوگوں کے گھروں پر ہندوستانی غزلوں اور ہندوستانی فلموں کے کیسٹس اور سی ڈیز سب رکھی ہوئی ہے۔ وہ دن بھر انگلش ماحول میں رہتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں بہت فراٹے کی، لیکن گھر میں داخل ہوئے نہیں کہ جو ان کی اپنی زبان ہے، چاہے اردو ہو چاہے ہندی ہو، وہ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی سے انڈین فلم ٹی وی پر آنے لگتی ہے، یا اس کی سی ڈی جو ہے وہ، اور میوزک بجنے لگتی ہے، انڈین جگجیت سنگھ، رفیع اور لتا اور نور اچھا، جہاں وہ اردو کی وغیرہ۔ شاعری میں آپ کا استاد کون رہا؟ ایک چیز بتائیں کہ شاعری تو خدائی دین ہے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی، سمجھ رہے ہیں؟ جب بچپن سے شارپ ذہن نہ ہو تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بات تھی کہ ہمارا ذہن اتنا تیز تھا، اتنا شارپ تھا کہ ہمیں استاد کی کوئی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ اصل میں ایک لٹریری سینس ہوتا ہے، وہ لٹریری سینس خود ڈیسائیڈ کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک ضمیر ہے، انترآتما جسے کہتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ اسی طرح سے ایک لٹریری سینس ہوتا ہے، ادبی شعور جسے کہتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شعر میٹر میں ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شعر اس سے بیٹر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ دیکھیے، پسندیدہ شاعر کا سوال جو ہے، یہ سوال بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ اردو کے کچھ بڑے جو جائنٹ ہیں، بڑے نام ہمارے ہیں، جن کی شخصیت بہت ہی عبقری جسے کہتے ہیں، وہ ہیں میر ہیں، غالب ہیں، اقبال۔ یہ تین نام اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو پسند ہوں یا نہ پسند ہوں، مگر انہیں پڑھے اور سمجھے بغیر آپ زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے ان تینوں میں آپ کا پسندیدہ کون ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہمیں سب سے اچھا میر کا معاملہ لگتا ہے بحیثیت غزل گو۔ میر کے ہاں تہیں بہت ہیں، تہداری بہت ہے۔ ان کا میر کی جیسے ایک غزل اگر 7 شعر کی ہے، اور آج آپ نے اس غزل کو پڑھا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک شعر اس میں بہت اچھا ہے، آپ رکھ دیجئے، دوسرے دن پڑھیے تو آپ کو لگے گا نہیں یار ایک شعر اور اچھا ہے۔ اس طرح سے 7 دن اگر آپ پڑھیے تو یہ لگے گا نہیں یہ 7 شعر بہت اچھا ہے۔ تو میر جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بالکل ایک میگنیٹ اس کے ہاں ہے۔ تو اس لیے میر کی عظمت کو تو غالب نے بھی سراہا ہے۔ اچھا، غالب کے ہاں جو ایک فکری شاعری آئی، جو علمی اور فکری اور حیات کا رشتہ اس نے کائنات سے جوڑ دیا غالب نے، تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا کہ غالب کے بعد جو ہے ہمارا لٹریچر جو ہے اس میں علمیت آئی، دانشوری آئی، دور اندیشی آئی، آفاقیت آئی۔ یہ غالب کا کارنامہ رہا۔ اور غالب کے بعد اقبال ایک ایسا زبردست قسم کا قطب مینار ہمارے پورے لٹریری مملکت میں اس طرح کا آ گیا، جس کے یہاں مذہب کی بلندی اور عظمت بھی ہے،
इंसानियत का वक़ार और उसका एहतराम भी है, इंसानों को सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर भी है, कौमियत भी है, हिंदुस्तानियत भी है, इस्लामियत भी है। तो इकबाल जो है वो बिल्कुल कुतुब मीनार की तरह से एक अकेली शख्सियत हमारे पूरे लिटरेरी, हमारी अदबी ममलकत जो है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है इकबाल। एक सेकंड, तो ये 3 नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप उर्दू के पूरे दायरे को समझना पड़ेगा चाहते हैं तो इन 3 के बाद चंद नाम और हैं, उनको भी बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे नज़ीर अकबराबादी, वो मतलब हमारी उर्दू की जमहूरियत का एक ज़बरदस्त आफताब व माहताब वो शख्स है। समझ रहे हैं कि उर्दू जो है उसका रिश्ता ज़मीन से कितना जुड़ा है, उसका रिश्ता गुर्बत से कितना जुड़ा है, उसका रिश्ता जो है इस्तेहसाल करने वालों पर तंज से कितना जुड़ा है, इस्तेहसाल ज़दा लोगों से हमदर्दी से कितना जुड़ा है। तो वो बिल्कुल एक जमहूरी शायर रहे, तो नज़ीर को भी पढ़ना ज़रूरी है। ज़बान और बयान के लिए, तशबीहात और इस्तिआरात के लिए, सिमली मेटाफर जो है उसके लिए मीर अनीस को पढ़ना ज़रूरी है कि एक छोटी सी बात में को फैलाया कैसे जा सकता है, ये मीर अनीस का बड़ा काम है। और फिर इधर आकर के जैसे इनकलाबी जो शायरी है और जिसमें ज़बान और हमारा डिक्शन और लफ्ज़ियात की भरमार है, वो जोश मलिहाबाद, उन्हें पढ़ना ज़रूरी। फिर एक तरक्की पसंद दौर आता है जिसमें फैज़ हैं, मखदूम मुहिद्दीन हैं, अली सरदार जाफरी हैं, कैफ़ी साहब हैं, मजरू साहब हैं, साहिर हैं, ये तमाम लोग पूरा तरक्की पसंद। लेकिन सन 60 के बाद जो उर्दू गज़ल अब तक है उसमें मतलब बहुत ही कद्दावर और बहुत ही महबूब नाम जो है वो डॉक्टर बशीर बद्र का। लेकिन बशीर बद्र का आपने नाम लिया, वो हैं बड़े, लेकिन अब तो बिल्कुल पर्दे से वो गायब हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो तो एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। नहीं, वो तो इस समय हैं, उसके बाद नहीं, इसीलिए तो आप हमसे दुनिया ने फरामोश कर दिया। नहीं, दुनिया ने नहीं फरामोश किया। ऐसा है कि आपको हमसे ये पूछना चाहिए था कि जिस बशीर बद्र का आप नाम ले रहे हैं वो इस वक्त किस हाल में है। बशीर बद्र का ब्रेन काम नहीं कर रहा, जाहिर इसमें उनकी गलती नहीं, खुदा किसी को कोई मरज़ किसी उम्र में दे सकता है। तो वो पिछले 8-10 साल से बिल्कुल मुशायरे के स्टेज से वो गायब हैं, इसलिए वो इस लायक ही नहीं है। उनकी पहचानने की ताकत ख़त्म हो गई है, सुनने की ताकत बहुत बराए नाम रह गई, मेमोरी एकदम 90% जो है वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये तरक्की पसंद शायर और ये जो वो कहते हैं आपका जो जजीद, इन दोनों में आप किसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तरक्की पसंद को या जो ये जदीद हैं इनको? देखिए, इकबाल का एक शेर है, ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़री क़िस्से जदीद व क़दीम। कि क्या जदीद है क्या कदीम है, ये कम नज़री की दलील है। असमें हमारी उम्र चूँकि 60, 70, 80 साल से आगे नहीं बढ़ पाती। अगर हमारी उम्र 1000 साल होती और हमसे कोई पूछता कि अकबर नाम का क्या कोई यहाँ बादशाह हुआ था, तो हमें एक बार अपने हाफिज़े पर ज़ोर देना पड़ता और हम कहते हाँ हाँ हाँ, इस नाम का एक आदमी कुछ दिन था। जी जी, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस उम्र में ज़िंदा हैं उस उम्र में हमारे सामने तरक्की पसंदी भी आई, जदीदियत आई, माँ बाद जदीदियत आई, पोस्ट मॉडर्निज़म जिसे कहते हैं, मॉडर्निज़म, ये सब आया। तो हम उसमें
چونکہ شاعری کے ساتھ جو ہے تخلیق کار کے ساتھ ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہوتا ہے، ناقد. جی اس کا کام یہ ہے کہ وہ لائن آف ڈیمارکیشن کھینچے، خط فاصل ایک، کہ یہاں تک شاعری جو ہے اس طرح کی ہوتی رہی، یہاں سے شاعری تبدیل ہوئی تو اس طرح کی ہوئی، تو جو اس طرح کی ہوئی اس کا یہ نام رکھ دیا جائے. ورنہ ساری شاعری چاہے ترقی پسند ہو، چاہے جدید ہو، چاہے ما بعد جدید ہو، پوسٹ ماڈرن شاعری ہو، ساری شاعری کا رشتہ اسی زندگی سے ہے، اسی حیات سے ہے، اسی کائنات سے ہے. اس دائرے سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ شاعری کا نام یہ دے دیا گیا، یہ تنقید نگاروں نے دیا ہے. اور نام تو کچھ دینا ہی پڑے گا ہر چیز کا. کوئی بھی نئی چیز جب آئے گی یا جہاں سے کوئی فاصلہ کی لکیر کھینچے گی تو اس کا ایک نام دینا پڑے گا. تو اس لیے ہے. ورنہ مطلب یہ ہے کہ ترقی پسند شاعری جو ہے اس میں بھی بہت اچھی باتیں ملیں گی، جدید میں بھی، اور ما بعد جدید جو ہے اس میں بھی بہت اچھی باتیں ملیں گی. انور صاحب آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور بہت اضافہ کیا ہے. گیتا جیسی کتاب کو، دھارمک کتاب کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن آپ نے گیتا کو ہی کیوں چنا؟ ویدوں کو کیوں نہیں چنا؟ پرانوں کو کیوں نہیں چنا؟ ہاں، یہ سوال آپ کا اچھا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ گیتا کا ترجمہ کرنے سے پہلے قرآن کے 30ویں پارے کا میں نے ترجمہ کیا شاعری میں. اس کے بعد میں نے گیتا کا پھر ترجمہ کیا، پھر میں نے گیتانجلی کا کیا، پھر میں نے عمر خیام کی رباعیات کا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے ترجمے دیکھیے، یہ میں نے گیتا کا کیا. یہ میرے اردو شاعری گیتانجلی رویندر ناتھ ٹیگور کی، اس کا کیا. پھر اس کا میں نے کیا وہ قرآن کا. یہ دیکھیے، یہ تو بہت بڑا کارنامہ آپ نے کیا ہے. سیکنڈ ایک اور جو یہ دیکھیے، یہ قرآن کا 30واں پارہ ہے، اس کو بھی شاعری میں کیا ہے میں نے. اچھا، اس سے ہٹ کے میری 10-12 کتابیں ہیں. میرے پروز کی 4 کتابیں ہیں، میری غزل کی 4 کتابیں ہیں، میری نعت کی 4 کتابیں ہیں. کیا اسٹوری ہے یا نہیں، آرٹیکلس ہیں، لٹریری آرٹیکلس ہیں. اس میں بھی بڑے لوگوں پر بھی ہیں، عام لوگوں پر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف اقبال پر لکھا اور غالب پر لکھا، یہ بات نہیں ہے. میں نے میرے ساتھ جو مشاعروں میں لوگ رہے ایک زمانے تک، میں نے اور مر گئے تو میں نے ان پر بھی لکھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے اردو ادب کے لیے، اتنی زندگی میں الجھنیں ہیں، ہر انسان کی زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں. مجھے اس کا رحیم کا ایک دوہا بھی یاد آ رہا ہے کہ رحمن مشکل آ پڑی ٹیڑھے دو کا، سیدھے سے جگ نہ ملے، الٹے ملے نہ رام. لیکن آپ کو تو جگ بھی مل گیا اور رام بھی مل گیا. یہ کیسے آپ نے بیلنس بنایا؟ دیکھیے، ایک چیز جاننے میں 2 باتیں کہتا ہوں. جس کے پاس الجھن نہیں ہے، جس کے پاس مینٹل فرسٹریشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، مایوسی بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. ایک چیز. دوسری ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ وہ آدمی بہت ہی بد نصیب ہے جس کو کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جس سے ہم ڈرتے رہیں. تو اس طرح سے کردار سازی ہوتی، کیریکٹر بنتا ہے. جس دن ہمیں ڈر ختم ہو گیا کہ ہمیں اب کسی سے ڈر نہیں رہ گیا، نہ ماں سے ڈر رہے ہیں، نہ باپ سے ڈر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا ذہنی جو رویہ ہے وہ بگاڑ کی طرف جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہیں
उन्होंने एक ताकत, एक शक्ति को बताया कि उससे डरो, सही, वो ऊपर वाले। ऊपर वाला है। तो डरना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस समाज में रहते हैं, आप कानून से डरते हैं, किसी न किसी से आप डरते हैं, आप बंधे हुए हैं। अनवर भाई, हाँ, ये बताइए, अभी जमहूरियत की भी बात निकल कर आई और आज जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिसमें जमहूरियत पर डिबेट हो रही है, सेकुलरिज्म पर। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, ये जो जमहूरियत की ही ये सबसे बड़ी खूबी है कि टॉपिक उठते रहते हैं, डिबेट होता रहता है, ज़हन फैलता रहता है, किसी न किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं और आखिर में ये भी समझ में आ जाता है कि ये डिबेट जो है कितना अननेसेसरी था, इसमें वक्त ज़ाया हुआ। और बाज़ डिबेट ऐसे होते हैं कि जिसे सुनने के बाद ये होता है कि हमें कुछ हासिल हुआ और ये चीज़ सही है। तो जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें डिबेट होना ज़रूरी है, तर्क वितर्क होना ज़रूरी है, तब हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इसलिए कि किसी एक बात को सुन करके अगर उसके फेवर में तर्क दिया किसी ने और उसके अगेंस्ट में हमने तर्क नहीं सुना, तो हम उसी पहले वाले जो दलील है, पहले वाला जो तर्क है, हम उसी से मरूब हो जाएंगे, उसके ग़ुलाम हो जाएंगे। इसीलिए अदालतों में भी ये होता है कि दो वकील होते हैं। एक वकील जो है अपना पॉजिटिव बात करता पक्ष और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बहस के बाद जो है एक न्यूट्रल रिजल्ट आता है। जी। तो वही न्यूट्रल रिजल्ट जो होता है वही रियलिटी होती है। तो इसलिए जमहूरियत की ज़रूरत है बहस मुबाहिसा, तरह तरह की दलीलें पेश करना। ये जमहूरियत की ज़रूरत भी है और जमहूरियत का तकाज़ा भी है, और इसी में जमहूरियत की मजबूती है। खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरा कोई काम ही नहीं सिवाय पढ़ने, लिखने, सोचने के। कोई अपनी पसंदीदा गज़ल सुना दीजिए हम लोगों को, हमारी ऑडियंस को। मैं अपनी शायरी कुछ आपको सुना दूँगा। ये अच्छी बात आपने कही। दो शेर पहले सुन लीजिए कि इरशाद। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। क्या बात है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। क्या बात है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। क्या बात। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। एक गज़ल मैं अपनी बहुत पुरानी सुना दे रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वो बड़ी पसंदीदा है लोगों की कि सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़। क्या बात। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। और शेर सुनिएगा इरशाद भाई कि एक जोगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया। क्या बात। एक जोगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया, वो था मेरे आगाज़ का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। क्या बात है। क्या बात। वो था मेरे आगाज़ का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। और सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह। तशबीह उपमा। सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह। भोर की कोपल, सुबह के मेवे, धूप की शाखें, शाम का पेड़। सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तशबीह। भोर की कोपल, सुबह के मेवे, धूप की शाखें, शाम का पेड़। और एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। क्या बात। एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। छाँव में जिसकी चैन बहुत था,
जो था बड़े आराम का पेड़। क्या बात। छाँव में जिसकी चैन बहुत था, वो था बड़े आराम का पेड़। और कल तक जिसकी डाल डाल पर फूल मसरत के खिलते थे, कल तक जिसकी डाल डाल पर फूल मसरत के खिलते थे, आज उसी को सब कहते हैं रंजो गमो आलाम का पेड़। आज उसी को सब कहते हैं रंजो गमो आलाम का पेड़। और आखिरी शेर सुन लीजिए कि नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। क्या बात है। नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। क्या बात। नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। क्या बात। तो दोस्तों, ये थे अनवर जलालपुरी साहब, जिनके से हम लोगों ने बात की और आपसे रूबरू कराया। अदबी दुनिया से लेकर सियासत तक का सफ़र और सियासत से लेके गज़ल तक का सफ़र, और बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छी बात अनवर जलालपुरी साहब ने हमारे और आपके दरमियान की है। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ।